हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का JRF अड्डा हिंदी मीडियम चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण भूगोल की वे शब्दावलियां जो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलती है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या और भी किसी सेगमेंट में आप भूगोल विषय के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ऐसी शब्दावलियां और ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं और यहाँ से 3-4 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले मेरा परिचय मैं आप लोगों को करवा देता हूं। भूगोल विषय से मैंने पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया है, साथ में मैंने बीए बीएड किया है, नेट क्वालिफाई 2021 सेट 2022 और सिलेक्टेड इन आरपीएस स्कूल लेक्चर 2022 वाली वैकेंसी और 10 इयर्स का मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या है अनुभव है। चलो, हमारा एक सीरीज चल रहा है ऑटम जो बैच है 2.0। इसमें पेपर 2 के लिए हमने आपके लिए 6499 इसकी प्राइस रखी है। साथ में आपको हम हैंडबुक यानी कि नोट्स किट भी देने वाले हैं। अगर आप दोनों पेपर परचेज करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स दोनों साथ में मिलेंगे 8999 में। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लासें विधिवत रूप से स्टार्ट हो चुकी हैं। भूगोल की प्रमुख शब्दावलियों की आज हमारी जो सीरीज, इसमें पार्ट 1 को लेकर के चर्चा करेंगे। एक होता है अपसौर और एक होता है उपसौर। क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अधिकतम दूरी क्या होती है और न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ये हमारा जो पृथ्वी का सर्कल है, चक्कर लगाने का सूर्य के, ये मान लेते हैं बीच में सूर्य है। ठीक है, अब यहां से एक अधिकतम दूरी हम लिख लेते हैं, अधिकतम दूरी, और एक हम पढ़ेंगे यहां पे न्यूनतम दूरी। अब आप बताएं न्यूनतम दूरी क्या है और अधिकतम दूरी क्या है। तो आप लोगों को इस बात का पता चल गया होगा। न्यूनतम का मतलब तो होता है उपसौर, तो ध्यान रखना भाई। न्यूनतम का मतलब तो क्या, उप यानी क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है, और अब का मतलब होता है अधिक। तो यहां से ये ध्यान रखें, ऐसे अधिक, ऐसे अपसौर और ऐसे अधिकतम, बस बाकी एक तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो ये अधिकतम और न्यूनतम दूरी है सूर्य से किसकी, पृथ्वी की। यहां पर आपकी सूर्य है, जिस प्रकार से दीर्घावर्ता दिशा में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। इसकी अगर दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी तो बनती है 15.71 करोड़ के आसपास किलोमीटर में, और यह है 15.21 है, सॉरी 15.21 करोड़, और यह है 14.70 करोड़ है। और एवरेज इसकी दूरी निकालें हम पृथ्वी और सूर्य की, तो 14.98 करोड़ क्या निकलती है, दूरी निकलती है। और अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखना भाई, ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर जो होता है ये कितनी तारीख को होता है, ये 3 जनवरी को होता है। किसको होता है, जनवरी को होता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई, तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, अधिकतम दूरी आपकी 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपसौर और उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो भूगोल की दो शब्दावलियां आपको बखूबी पता होना चाहिए। अगला इसके बाद में पढ़ेंगे विश्व क्या होता है। विश्व क्या होता है, देखो भाई, विश्व क्या होता है, आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्व, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर जब सीधा चमकता है, कहां पर, विषुवत रेखा पर, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो भाई उस स्थिति को क्या कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। जिस दिन सूर्य का प्रकाश, इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश के साथ विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यह स्थिति साल में कितनी बार बनती है, तो यह स्थिति साल में 2 बार बनती है। जब ये उत्तरायण होता है तब, और एक बार दक्षिणायन होता है तो तब। तो एक बार तो ये बनता है 21 मार्च को, ये इस्तेलाह करती या ये आकृति जो है विषुव वाली, एक तो बनती है 21 मार्च को, और एक बनता है ये 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर में यहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है यहां से, और यहां से 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। तो यहाँ पे ये जो ऋतु होती है इसको क्या कहा जाता है, इसे शरद विषु कहा जाता है। और यहाँ पे इसको कहा जाता है शरद विषु के बाद में इसको बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। तो साल में 2 बार विषु बनता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कितना है, 23 सितंबर को साल में 2 बार बनता है। एक शरद विषु होता है और एक क्या होता है, आपके बसंत विषु होता है।
नक्षत्र दिवस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नक्षत्र दिवस। हमारी पृथ्वी का जो एंगल होता है ये 360 डिग्री के हिसाब से ये अगर ये घूमती है 360 डिग्री, मान लो यहां कोई एक स्टार है, कोई तारा है, इसको हम केंद्र मान लें और इसके वापस 360 डिग्री घूम करके वापस हमारी पृथ्वी इसी दिशा में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो इस दिशा को या इस स्थिति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र दिवस कहा जाता है। तो किसी भी स्थिति को या वैसे तो मुख्य रूप से तारे या स्टार को क्या माना जाता है? केंद्र में माना जाता है। इसको आधार मान करके हमारी पृथ्वी का एक जो चक्कर होता है उस स्थिति में जो आ जाता है उसको क्या माना जाता है? नक्षत्र दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला इसके बाद में एक और फैक्ट है सौर दिवस। देखो नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, तो माना जाता है कि 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। किसका चक्कर कर लेती है? पूरा सूर्य का एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेती है। और इसी 24 घंटे की स्थिति को क्या कहा जाता है? सौर दिवस कहा जाता है। तो ध्यान रखना, नक्षत्र दिवस 360 डिग्री रोटेशन को था, जबकि 24 घंटे का एक जो दिन रात हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? सूर्य को आधार मान करके निकाला जाता है यहाँ पर, और वहां पृथ्वी को आधार मानकर निकाला जाता था। लीप वर्ष, लीप वर्ष में प्रतिवर्ष 6 घंटे बढ़ते हैं, तो 6 घंटे ऐड करते चलो, 6 घंटे ऐड करते चलो, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारी जो फरवरी माह है वो कितने का हो जाएगा? 28 के बजाय 29 का हो जाएगा। तो हमारे 24 यानी कि 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 24 हावर अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। तो जिस वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो? 29 दिन की हो, उसे हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष। जबकि बाकी दिनों में क्या रहता है? सामान्य वर्ष रहता है। और सामान्य वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन की होती है। ठीक है, और इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो सम संख्या है लास्ट में, तो उसके आधार पर भी हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक। अगला देखो अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? देखो अक्षांश अगर सामान्य बात करें तो हम यूं भी कह देते हैं, पृथ्वी के ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु पृथ्वी के किसी भी दोनों ओर के कोणों को मिलाने वाली रेखा, तो यानी कि यहां पर 45 डिग्री का कोण है और यहां पर 45 डिग्री का कोण है, तो यहां से केंद्र से पृथ्वी के कोणीय बिंदु या कोणीय केंद्र से यहां कोणों पर जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। और वैसे इसकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या मानी गई है आपके कितनी? 181 मानी गई है। और अक्षांश रेखाओं के बीच के जो गैप होता है वो लगभग 111 किलोमीटर का होता है। दो अक्षांशों के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो अक्षांश किसे कहेंगे? तो मुख्य रूप से ध्यान रखना, इसको हम वैसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो यहां से भूमध्य रेखा से दोनों ओर के कोणों पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अगला है कर्क संक्रांति। एक मकर संक्रांति होता है और एक कर्क संक्रांति होता है। ठीक है, अब कर्क संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति क्या है, इसके बारे में आपको बखूबी जानना है। देखो भाई, कर्क संक्रांति क्या होता है? तो पृथ्वी के ग्लोब पर दो संक्रांति आपने देखी होंगी, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। जब सूर्य की किरणें कहां पर सीधी चमकती हो? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। और यह स्थिति बनती है कब? 21 जून को बनती है। कब बनती है? 21 जून को बनती है। और 21 जून को सूर्य का प्रकाश इस पर चमकता है, तो इसे उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस दिन जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तो क्या होता है? दिन होता है। और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। छोटी रात बड़ा दिन, यही क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति कहलाती है। और यह स्थिति 21
जून को आपको देखने को मिलती है। कब होती है भाई? 21 जून को आप ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अगला है देशांतर क्या होता है। तो देखो देशांतर क्या होता है, तो पृथ्वी के बीच में जो स्थित रेखा है जिसे हम ये 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है देशांतर। लेकिन हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पर होता क्या है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? मिलाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखाओं की इस्तेला करती या आकृति की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से होती है, ये हमेशा अर्धवर्त बनाती है। और ये अर्धवर्त बनाती है, इनकी संख्या की बात करें तो 360 है। दो अक्षांशों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 111.32 किलोमीटर के बीच में इनका अंतर होता है। दो अक्षांशों के मध्य, दो देशांतरों के बीच में जो गैप होता है उसे गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। और किसी भी देश का समय निकालने के लिए देशांतर रेखाओं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये समय जानने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। अगला है जीएमटी। जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें होता क्या है? ग्रीनविच जो ये रेखा है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री का ही एक और नाम है, इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। यह यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? और इसका निर्धारण हुआ था 1884 में, इसका क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। और जीएमटी जो होता है, जैसे भारत का हम समय निकालते हैं तो भारत का समय जीएमटी से, भारत का समय जीएमटी से कितने घंटे आगे रहता है? 5.5 घंटे हम इससे आगे रहते हैं। हम जीएमटी से, भारत वाले इससे कितने घंटे आगे रहते हैं? 5.5 घंटे, क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है यानी कि भारत का जो प्रामाणिक समय बताती है वो ये है। तो इसको हम 1 मिनट में जो है ये कहा जाता है, सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो हम इसको गुणा करेंगे तो ये 5.5 घंटे का क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो ये जीएमटी रेखा जो विश्व का क्या बताती है? समय बताती है मुख्य रूप से ये। अब आता है प्रामाणिक समय और एक आता है स्थानीय समय। प्रामाणिक समय क्या होता है? तो किसी भी देश का समय, जैसे भारत का ये भाग है और भारत के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरती है, और ये जो देशांतर है जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था आपको, ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये जिस देश के बीच से मध्य से गुजरती है, जिसको हमने आधार माना है, ये भारत का क्या है? प्रामाणिक समय है। और एक होता है स्थानीय समय। किसी भी देश का अपना, किसी देश का अपना जो लोकल टाइम होता है जिसे हम स्थानीय समय के नाम से जानते हैं। तो एक प्रत्येक देश का स्थानीय समय होता है और एक देश का क्या होता है? प्रामाणिक समय होता है। तो भारत का जो प्रामाणिक समय जो है वो कौन सी रेखा बताती है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का क्या बताती है? ये बताती है। तो ऐसी भौगोलिक शब्दावलियों के साथ में हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और रोज आपको एक ऐसी क्लास देखने को मिलेगी जिसमें भौगोलिक शब्दावलियां आपको देखने को मिलेंगी। कैसी रही क्लास? अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।